बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ट्यून इन किए हुए हैं और आपका 19वां रोज़ा बहुत अच्छा खैरियत से गुजर रहा है। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। जैसे कि हमने कहा, उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान मुबारक अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि अब तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नेकियां समेटें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि तीसरा अशरे में मुझे लगता है वही बात कि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है हम बहुत सारी चीज़ों को लेके। जनाब, जल्दी हमें भी है और कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। मुल्क में जो सियासी टेम्परेचर है वो आए रोज़ कुछ ना कुछ एक कयास की सी सिचुएशन तो हम देखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि तहरीक इंसाफ आज बाकायदा तौर पे अपनी उस मुहिम का आगाज कर रही है जिसका एक मोमेंटम बनाया जा रहा था पिछले काफ़ी अरसे से। तहरीक इंसाफ का गैर मुल्की साजिश का बयानिया न सिर्फ तजादात का शिकार है, बल्कि ऐसा लगता है कि दम तोड़ने लगा है। कल खास तौर पर उनकी अमरीकी कांग्रेस विमेन से जो मुलाकात थी तहरीक इंसाफ की क़यादत इंक्लूडिंग इमरान खान साहब द चेयरमैन, उस पर बड़े सवालात उठे हैं। साबिक वज़ीर आज़म कल जब मिले उनसे, इल्हान उमर से जो उनकी मुलाकात हुई, उस पर सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा हुआ। वो लोग जो इमरान खान साहब के इस नज़रिए के साथ खड़े नहीं होते, उन्होंने तो सवाल उठाए, लेकिन साथ जो अपोजिशन है उसकी जानिब से और ख़ास तौर पे जो बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे इस पर तनकीद की कि कहाँ गया वो बयानिया साजिश का जो आप मुसलसल कहते रहे कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और आप खुद उनके साथ मिल रहे हैं, और न सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि रिपोर्टेडली इस मुलाकात में खान साहब ने अमेरिकी साजिश की कोई बात नहीं की। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर सारिफीन की बात की जाए, सहाफ़ियों की बात की जाए, हुकूमती अहदेदारों की बात की जाए, हर तरफ से इमरान खान से सवालात पूछे जा रहे हैं कि ये साजिश थी या मुदाखलत। उसके साथ साथ आपके ख्याल में साजिश थी या मुदाखलत? मैं तो खुद अभी कंफ्यूज चल रही हूँ। इसके साथ साथ पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू किया हमारे सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने। प्रोग्राम टू द पॉइंट जो रही सही कसर थी वो पूरी हो गई, और उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी ब्लंट और स्पॉन्टेनियस किस्म की गुफ्तगू हुई कि वो जो बयानिया तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली इमरान खान साहब की बात करें तो वो उससे कुछ उनकी जो स्टेटमेंट्स थी बड़ी मुतजाद दिखाई दी हैं। और सोशल मीडिया पर ये तमाम तर जो इंटरव्यू 26 सेकंड का एक क्लिप है जो जेर बहस आया हुआ है, हर तरफ इस हवाले से बात हो रही है, तो हमने सोचा कि हम इसी पे बात करें। 26 साल जेर अताब है। खैर, आज इमरान खान साहब का जलसा भी है, लेकिन हमने मदू किया मंसूर अली खान साहब को स्टूडियो पर। वैसे तो आप इनको शाम में देखते हैं, आज हमने जरा दिन में जहमत दी है, चूंकि कल जो प्रोग्राम में हुआ उसको डिस्कस करना वन ऑन वन बहुत जरूरी था। मंसूर अली खान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो हुआ, ये आपके माइंड में था कि ये इस तरह का कंटेंट भी निकल आएगा? एक एंकर तो अच्छा कंटेंट हमेशा प्लान करता है, तो व्हाट वाज द फील एट दैट टाइम? आप भी थोड़े शॉक तो हुए होंगे कि क्या बयानिया के खिलाफ चले गए? एक्चुअली मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, चौधरी साहब के साथ ना बड़ी पुरानी दोस्ती है। बहुत अच्छे मेरे उनके सियासत से हटके, सहाफत से हटके एक अच्छा रिलेशनशिप है। हम जब भी कभी मिले हैं, फोन पे बात हुई है, बड़े कैजुअली हुई है। और वो जब आके बैठे भी, ये एक्चुअली इफ्तारी से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था, तो उनके पास भी कुछ टाइम कम था और मुझे लगा हम दोनों ही जब बैठे हुए थे तो शायद मैं भी बड़े कैजुअल माहौल में बैठा हुआ था और वो भी बहुत कैजुअल माहौल में बैठे हुए थे, तो शायद कहीं से हो जाता है ना, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। आप अपने वो जो चेक्स होते हैं जो माइंड के ऊपर आपने रखे होते हैं या अपनी जुबान पे रखे होते हैं कि मैंने इससे आगे नहीं जाना, आई थिंक वो शायद क्रॉस हो गए। उन्होंने कहा बस ठीक है, कैजुअली हम बैठे हुए एंड ही जस्ट स्पॉन्टेनियसली सेड इट। ये मैं ज़रूर कहूँगा एक इंपॉर्टेंट बात कि ये नहीं है कि उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर ये नहीं कहा कि जी वो जो साजिश है वो नहीं थी। ये एक्चुअली उन्होंने कहा, इंटरव्यू के शुरू में कहा, लेकिन आगे चल के इसको भी मेंशन कर दिया कि भाई ये भी हमारे साथ हुआ और वायरल वही हुआ कि जी ऑब्वियसली। और ये पहली दफ़ा किसी ने ऑन एयर इस बात को एडमिट किया। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं जी, तो वो इस वजह से भी ज़्यादा उसकी बीटिंग हो रही है कि इन्होंने एडमिट किया इस बात को। और वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग हम सब जानते हैं कि असल रीजन भी यही है कि आपके ताल्लुकात खराब होना शुरू हो चुके हुए थे और करते यू केम टू द स्टेज कि अल्टीमेट ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा, चूंकि आपके दोस्त तो हैं ही चौधरी साहब और वो खुद आप टीवी होस्ट भी रह चुके हैं और हमारे टीवी पे भी तब से दोस्ती। अच्छा, तो कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि वो भी कोई शेख रशीद साहब की तरह आने वाले वक्त में एंकर बनने वाले हैं? या कम से कम कल तो पार्टी स्विच के हवाले से भी बातें आई उनके इस बयान के बाद, वादा माफ गवाह तक लोगों ने बना दिया उनको, तो कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं चौधरी साहब, मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डेडिकेटेडली उनके साथ ही हैं, लेकिन उनकी ना एक आदत है कि वो दबंग आदमी है। अच्छा, वो जो दिल में होता है ना उसको बोल देते हैं और खान साहब के सामने भी बोल देते हैं। मतलब देयर आर मेनी पीपल मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जानता हूं जो खान साहब के सामने आके बात करने से जरा डरते हैं।
चौधरी साहब इज नॉट वन ऑफ देम। चौधरी साहब खुल के बोलते हैं। अच्छा मंजूर, ऑब्वियसली जिस बयानी के ऊपर इमरान खान साहब जलसों में अमरीकी साजिश का जिक्र करते हैं और तमाम तरह ऑपोजिशन को उन्होंने इसी के हवाले से आगे लगाया हुआ, लेकिन स्टिल कल का जो इंटरव्यू था और फवाद चौधरी की जो स्टेटमेंट थी, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं तो डिनाई करती है। और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे इनके जो साबिक वफाकी वज़रा उनको थोड़ा कॉन्शियस या विजिलेंट होना पड़ेगा कि वो टीवी पे आकर जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो उनकी पार्टी पॉलिसी या उनके बयानिए के तो ऑपोजिट है। बट डैमेज इज डन ऑलरेडी। एक्चुअली अगर आप इसको एक और एंगल से देखें, जो एंगल मेरे ख्याल में बहुत से लोग मिस कर रहे हैं इस वक्त मीडिया के ऊपर भी, इनके जलसों के अंदर जो क्राउड होता है या जो रैलीज निकलती हैं, उन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से नारेबाजी की है, लेकिन स्टेज से कभी नहीं हुई। कल की इस बात के बाद एक्चुअली वो जो लोग हैं जो ये नारे लगा रहे थे, उनको अब उन्होंने और फायर दे दिए कि अब तो फवाद चौधरी ने भी कह दिया है कि हमारे चूंकि हालात खराब हो गए थे, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक जगह बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का नुकसान हुआ हो, लेकिन दूसरी जगह फायदा भी इस बात का हो रहा है कि वो जो एक र्यूमर मॉन्गरिंग चल रही थी उसको अब एक फैक्चुअल पोजीशन मिल गई कि हाँ दिस एक्चुअली डिड हैपन। अच्छा, इसमें एक बात मंसूर अली खान साहब ये भी है, हमें ये भी पता है कि फवाद चौधरी इज द ब्रेन बिहाइंड ऑल द मीडिया स्ट्रेटजी दैट पीटीआई यूज्ड टू हैव, इनफैक्ट वन ऑफ द मेन पीपल, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और उनका सोशल मीडिया विंग भी देख लें। दूसरी जानिब एक जानिब एक मेन स्ट्रीम शो में मेन स्ट्रीम चैनल पे आके ये बात करना कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हो गए थे, और रात को इमरान खान साहब का अपने स्पेस, जिसे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पेस कह रहे हैं ट्विटर के ऊपर, उसमें आके ये कहना कि आप पाक फौज के खिलाफ कोई बात ना करे, क्या किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा तो नहीं है? नहीं, अगर आप इमरान खान साहब के अभी रिसेंट एक हफ्ते 10 दिन के बयान भी आप देखें तो उन्होंने अभी तक कोई एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की है, कोई उनको हिट नहीं किया है। जिस तरह अगर मरियम नवाज या नवाज शरीफ नाम ले लेके जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को हिट करते रहे हैं, इमरान खान साहब ने ये नहीं किया है। बल्कि मेरा ख्याल में, मैं ये जो मेरे पास अंदर से जो खबर है वो ये है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। और चौधरी साहब ने, अगर आप वो जो क्लिप थे उसका जो आखिरी पार्ट था, उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की हमने मामला ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो सके। मैंने भी कोशिश की बहुत, बल्कि मैं तो खैर अंदर की बात भी जानता हूँ कि किस हद तक कोशिश की, किस हद तक लोगों को बीच में डाल के कन्विंस करवाने की। बता दें किस हद तक? नहीं, मेरे ख्याल में बायगॉन इज बायगॉन, छोड़ें उस पर क्या बात, क्योंकि यहाँ पे तो आप एंकर नहीं है ना, यहाँ पे आप एनालिस्ट हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर मुमकिन कोशिश की गई, घरों के चक्कर भी लगे, अच्छा हाँ, कन्विंस करने के लिए कि जी हो गया, खत्म हो गई, चैप्टर इज क्लोज, आगे चलें, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है। और कल जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, जिस डैमेज को, खासतौर पे इमरान खान साहब की तरफ से, हमने इतने जिसे खुले अल्फाज में खुले डुले किस्म के ट्रेंड्स कभी नहीं देखे पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, सरबराहान के खिलाफ। जिस डैमेज को कल उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, डू यू थिंक कि ये लेट हो गया हुआ है करते हुए, या नहीं अभी भी वक्त है? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई की ये पॉलिसी है कि इन्होंने गुड कॉप बैड कॉप के तौर पे चलना है। देयर आर सम पीपल जो इस एक्चुअली चीज को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, बट देयर आर सम पीपल जो एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से एग्रेसिव टोन लेंगे, जिसमें शीरी मजारी साहिबा इज वन ऑफ देम। वो अब तक 2 ट्वीट्स ऐसी कर चुकी हैं। एक में जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी हमने एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता नहीं किया था, उन 3 ऑप्शंस के लिए वो जो बात हुई थी, इन्होंने हमसे रब्ता किया था और परवेज खटक साहब के थ्रू किया था, और फिर ये हमारे पास आए थे और फिर बैठ के 3 ऑप्शंस जो हैं वो हमें दिए गए थे। सो वो एक्चुअली काफी एग्रेसिवली मज़ा का खेज भी कह चुके हैं उसको। उसमें से एक ट्वीट पे तो फवाद चौधरी साहब ने खुद भी कहा था कि ये गैर जरूरी बात थी, इसकी जरूरत नहीं है इस बात को करने के। सो 2 डिफरेंट बयानिए चल रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक्चुअली ये मरियम नवाज का फॉर्मूला है। आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मजामत होगी तो मफामत होगी, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मजामत भी चलती रहेगी ताकि फिर किसी तरह मफामत हो सके। अच्छा मंसूर, ऑब्वियसली जिस अमरीकी साजिश की बात कर रहे थे इमरान खान साहब, दूसरी जानिब कल उन्होंने इल्हान उमर से जो मुलाकात की, दो के बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि इस्लामोफोबिया को लेकर इल्हान का बहुत ज़्यादा काम है, तो शायद इसी सिलसिले में इमरान खान साहब की उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन अपोजिशन को पॉइंट स्कोरिंग का मौका तो मिला है कि वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, दूसरी जानिब खुद मुलाकात करें। इस हवाले से क्या आपको? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को एक बात रियलाइज हुई है, आई एब्सोल्युटली एग्री। बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी एक जगह आप अमरीकी मुखालिफ बयानिए की बात करते हैं, फिर आप अमरीकी कांग्रेस वुमन से जाके आप मुलाकातें करते हैं, ये क्या तरीक़ाकार है? लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप उनका आखिरी जलसा उठा के देखें जो कराची में था, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली एक लाइन बोली थी, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, मैं एंटी यूरोपियन नहीं हूं, मैं कोई भी एंटी नहीं हूं। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ज्यादती नहीं होनी चाहिए, गुलामी नहीं हो सकती, आजादी होनी चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू पोस्चर कि जी मुझे ये मत समझिए कि मैं आऊंगा तो मैं आपके बहुत मुखालिफ हूं। वो जिस तरह नॉर्थ कोरिया का मतलब जो सूरत हाल है ना कि वहां पे जो भी लीडर होगा उसने अमेरिका
मुखालिफ ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। मेरा ख्याल में वो थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि पॉस्चरिंग ठीक हो, को थोड़ा हाँ चले, हो गया जो हो गया। मतलब आप ये देखिए ना, आप इनमें से किसी भी लीडर को कहें जी आप लगाएं नारा अमेरिका मुर्दाबाद, नहीं हमने क्यों लगाना है, कोई ऐसी बात नहीं। फिर आप इनसे सवाल करें कि जो अमेरिकन सफीर, खैर सफीर तो नहीं थे, चार्ज डीएफएस थे, आप उनको बाहर निकाल देते, नहीं उनको भी बाहर नहीं निकाला। अपने सफीर को अमेरिका से बुला लेते, वो भी नहीं किया। अमेरिकी सफारत खाना बंद करा देते, वो भी नहीं किया। यू हैव एक्चुअली नॉट टेकन अ सिंगल एक्शन अगेंस्ट अमेरिका सवाए वो डिमाश देने के। और डिमाश आप पहले भी बहुत से दे चुके हैं, अमेरिका को पहले भी डिमाश दिए जा चुके हैं, दीगर मुल्कों को भी दिए जा चुके हैं, लेकिन वो इस वक्त पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस इशू को वो यूज करना चाह रहे हैं। एंड एक्चुअली इज डूइंग अ गुड जॉब। चलें थोड़ा लाहौर की बात कर लेते हैं। आप हम जब ब्रेक आने से पहले ऑन एयर भी बात कर रहे थे तो लाहौर के जलसे की बात, लाहौर वाज द पॉइंट एक्चुअली, लाहौर वाज द सिटी जिसने पुल किया और ऐसा लगा कि कोई तीसरी जमात उमड़ के आ गई, उभर के आ गई और बड़ी एक नई वेव आई। एंड देन उसके बाद 2013 का इलेक्शन तहरीक इंसाफ बुरी तरह हार गई। फिर 2018 से पहले भी कुछ अच्छे बड़े जलसे हुए, लेकिन लाहौर तहरीक इंसाफ उस तरीके से विन नहीं कर पाई। जो होल्ड था पीएमएलएन का वो बरकरार रहा, चाहे वो प्रोविंशियल सीटें हों या फिर नेशनल सीटें हों। आज फिर एक बड़ा पावर शो करने जा रही है तहरीक इंसाफ, और जिस तरह क्राउड निकल रहा है तहरीक इंसाफ, उस क्राउड को देखकर इतनी पुरुम्मीद है कि अगला इलेक्शन तो हमारा 2/3 से हम जीत जाएंगे। आप बीइंग जर्नलिस्ट कैसे समझते हैं इसको? क्या वाकई ऐसा होगा कि क्राउड अगर ज्यादा निकलता है आज तो इंडिकेशन होगी कि लाहौर तहरीक इंसाफ का? नहीं, मैं ये नहीं समझूं, आई विल नॉट गो दैट फार। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं कि लाहौर अभी भी नून लीग का गढ़ है। लोग जाएंगे ज़रूर, पीटीआई का जो सपोर्ट बेस लाहौर के अंदर है वो ज़रूर अटेंड करेगी, लेकिन और एक अच्छा शो होगा। मैं ये समझता हूँ एक अच्छा शो होगा। मेरा ख्याल में अगर आप पाकिस्तान के टॉप 3 लीडर्स में से अगर किसी की बात करें तो मेरा ख्याल में इमरान खान साहब के पास ये सलाहियत है कि वो इन 3 बड़े लीडरों में से सबसे अच्छा शो वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि लाहौरिये हमेशा उस्मान बुज़दार की शक्ल को याद रखेंगे कि ये जो हमने पिछले 3.5 साल गुजारे हैं लाहौर के साथ, जो हुआ है पिछले 3.5 साल के अंदर, वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, सड़कों के हवाले से, जो कुछ भी हुआ, लाहौरियों को आदत पड़ी हुई थी शहबाज शरीफ का जो 10 साल दौर उन्होंने गुजारा है, जिसमें लाहौर पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन रही है, तो वो इस बात को भी नहीं भूलेंगे। तो जहां तक इलेक्शन सक्सेस का ताल्लुक है, आई विल नॉट गो दैट फार, बट यस आई एक्सपेक्ट कि आज रात को जलसा कम। एंड व्हाट दिस शो वुड डू टू द होल कैंपेन? क्या करेगा अगर बड़ा शो है भी तो इस कैंपेन, क्योंकि अब तक का जो स्केड्यूल आया था 3 बड़े शोज थे, उसमें से ये आखिरी है, उसके बाद फिर हमें देखना है कि क्या होता है। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा कराची के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो इसके बाद इस कैंपेन का क्या होगा? किसी भी कैंपेन को जिंदा रखने के लिए यू हैव टू गिव देम द नेक्स्ट टारगेट। और मेरे ख्याल में आज चूंकि वो जो 3 जलसे थे, आज उसका आखिरी जलसा है, तो अब इमरान खान साहब जो है ना वो आगे का लाए अमल आज अनाउंस करने जा रहे हैं। जो मुझे खबर मिली है उसमें कोई लॉन्ग मार्च हो सकता है, उसमें कोई डेडलाइन दी जा सकती है कि जी ये डेडलाइन है, यहां तक आप अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें, वरना हम ब्ला 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 कुछ भी करेंगे। सो आई थिंक अब वो आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो आज के जलसे में अनाउंस करने जा रहे हैं। तोशा खाना केस हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, तोशा खाना के हवाले से आज शहबाज गिल साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी हमारे पास रसीदें हैं, सारे मामलात हैं, पुरानी हुकूमत 20% पे करती थी, हम 50% पे करते हैं। सो ये जो दोनों केसेस हैं, आपको लगता है कि इमरान खान साहब के लिए इनको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है पब्लिक में आके, ना कि शहबाज गिल या कोई और आके इसको क्लियर करे? सेकेंडली, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा इनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स पे? मेरा ख्याल में इसको एथिकली तो आप उसको 100 दफा डिस्कस कर लें। आप बार बार ये कह दें कि जनाब ये पेन था, ये आप तोशा खाना से लेकर गए और उसके बाद आपने बेच दिया, क्यों बेच दिया? इनके ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी बार नहीं है कि आप नहीं बेच सकते। ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद आप जो मर्जी करें, आप उसको अपने बच्चों को एज अ गिफ्ट दे दें, आप उसको जाके बेच दें। लेकिन जिस जगह के ऊपर स्निफिंग हो रही है, मौजूदा हुकूमत जो स्निफ कर रही है, वो ये चीज है कि जी आपने ये पैसे कहां से अरेंज किए, 2 करोड़ कहां से, ये कहां से आपने अरेंज किए? और उसके बाद अभी तक पूरी एक लिस्ट भी जारी होनी है, जो सामान लिया गया उसकी पूरी लिस्ट जारी होनी है। तो इसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स जरूर होगी, लेकिन अगर कोई ये समझता है, मैं अभी तक की कम से कम मेरी राय है कि लीगली इमरान खान साहब के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे ख्याल में लीगली नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून की ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये इसको पॉलिटिक्स के लिए जरूर प्ले कर सकती है, लेकिन इसके अलावा मैं नहीं समझता इमरान। लेकिन कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो भी तो बड़े मानीखेज हैं। कल जो जस्टिस साहब ने कहा हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा एक तो ये तरीका ही ठीक नहीं है कि आप कुछ पैसे दें और गिफ्ट घर ले जाएं, और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि जब आप गिफ्ट लेते हैं तो आप गिफ्ट देते भी और उस पर टैक्स का पैसा जाता है, तो समझ आता है। तो डोंट यू थिंक कि उसके बाद इमरान खान साहब को लीगली कुछ इसकी इंप्लीकेशंस होंगी? नहीं, आई एग्री, लेकिन बात वो ये ना, हम एथिक्स और मॉरल की बात कर रहे हैं। अगर बाय द बुक आप चलेंगे, क्या उन्होंने कोई कानून तोड़ा है? फिलहाल लग नहीं रहा कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा है फिलहाल। अगर तो इखलाकी तौर पे इखलाकी तौर पे आप कह सकते हैं कि जी आप प्राइम, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं मुल्क का वजीर आजम हूं और मुझे एक तोहफा मिले, मैं तो उसे मेमोरेबल के तौर पे एक रखूंगा अपने पास कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर था जब मुझे ये। आप आगे बेचेंगे भी? कभी भी नहीं।
इम्पॉसिबल बात है कि मतलब मुझे नहीं पता इमरान खान साहब ने आज तक 92 वर्ल्ड कप के अंदर जो उनकी किट्स वगैरह थी उन्होंने ऑक्शन के लिए, वो शायद चैरिटी के लिए तो ये कर दिया हो, लेकिन सिर्फ अपना पैसा कमाने की खातिर तो आप अपनी कभी भी वो चीजें नहीं बेचना चाहिए। आपने जो 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पीसीबी को कल को पैसों का मसला हो तो 92 का वर्ल्ड कप बेच देंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। वो आपकी एक मेमोरेबल चीज है। तो और हालात इतने नहीं अभी खराब हुए कि घर, वो ये अक्सर हमने सुना है खान साहब के तो ठीक नहीं थे, उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर भी कहा कि मेरा तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तो फिर इससे बेहतर हालात ठीक नहीं थे, तो वो 300 कनाल में से 100 कनाल बेच दें वो घर में से थोड़ा बहुत कोई प्लॉट्स वगैरह बेच दें, ये चीजें बेचने की क्या जरूरत है। जो और दूसरी, मैं इसमें एक और भी एक फॉर्मूला है मेरे ख्याल में, आपकी पार्टी के अंदर इतने अरबपति बैठे हुए हैं, आप उनमें से किसी कहते थे भाई ये चीज है, ये 2, 4, 5 करोड़ रुपए की चीज नहीं। अभी जो आजाद कश्मीर के जो वजीर आजम बने हैं, वो माशाल्लाह इस्लामाबाद के बहुत बड़े प्लाजा के जो है वो मालिक है, तो आप उनको कहते थे 4-5 करोड़ तो वो यूं करके शर्ट झाड़े तो उसमें से गिर जाते। कल स्पेस के अंदर जो इमरान खान साहब बातें कर रहे थे लाइव, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने फॉरेन फंडिंग का भी जिक्र किया, और पिछले जलसे को भी और मुसलसल फॉरेन फंडिंग के हवाले से खान साहब एक ग्राउंड बहरहाल बनाते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि उनको फैसला नजर आता है, और उन्होंने तो कहा कि उनको पूछते नहीं है, हमारे ऊपर चढ़े में कोट अनकोट। तो इसका मतलब है फ्रस्ट्रेशन भी है, और साथ उन्होंने कहा कि हमें ये डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? मींस उनको लग रहा है कि डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। योर टेक ऑन दिस। इसमें मेरी जो चंद कानूनी माहिरीन से बात हुई है, उनका कहना है कि एक तो ये जो हम जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फॉरेन फंडिंग, ये टेक्निकली गलत है। ममनुआ फंडिंग का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि चंद कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो फंड्स आए थे वो फंड्स कॉन्फिस्केट कर लिए जाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तीसरी बात ये, अगर बहुत ही ज्यादा हुआ तो जो एक्चुअल जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर उस पर पाबंदी लग जाती है तो इमरान खान साहब नाम चेंज करके एक और पार्टी बना लें। पाकिस्तान तरीके खुद नहीं हो सकते। नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन ऑब्वियसली जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कह रही है, आप देखिएगा तो इससे वाइप आउट हो जाएंगे। अगर किसी के जहन में ये ख्याल भी है कि आप इमरान खान को जो है वो डिस्क्वालीफाई करके पाकिस्तान की सियासत से आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी। मैं कभी भी बड़े बड़े सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई करके पॉलिटिकल सीन से हटाने के हक में नहीं हूं। ना ये मैं पहले था, ना मैं अब हूं। पॉलिटिक्स जरूर करें, चाहे वो कानूनी तौर पे जुर्म भी करें। वो कानूनी तौर पे नहीं, अगर तो कोई ऐसा बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, मतलब अगर किसी ने कत्ल ही कर दिया तो ऑब्वियसली उसका तो मैं नहीं डिफेंड कर सकता, लेकिन इस तरह की बेसिस के जरिए आप अगर उनको आउट कर रहे हैं, देखिए आप कुछ भी हो, इमरान खान ने लास्ट 1 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ 70 लाख वोट लिया हुआ है, आप उसको अगले इलेक्शन से ही आउट कर दें। मेरा ख्याल मैच में रख के मैच खेल के भराएं, ऐसे ना करें जैसे अदम एतमाद इमरान खान साहब ने किया, ऐसे ना मैच खेल के हारें या मैच खेल के जीतें। दैट्स इंपॉर्टेंट। मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद थे, कल के इंटरव्यू पे तो बात हुई, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी कमेंट किया। आज का जलसा नो डाउट बड़ा जलसा होगा मंसूर अली खान लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमजान। ज़ीन, वेलकम बैक। डबल वेलकम बैक। अच्छा जी, कैलीग्राफी या खताती एक ऐसा आर्ट है जो कि जिसका ताल्लुक मुसलमानों से तो बहुत पुराना है, तारीख़ इंसानी से भी है, और हमारा एक वर्सा भी है जिसको हमने कुछ हद तक कह सकते हैं कि संभाल के नहीं रखा। लेकिन एक खतात है हमारे प्रोग्राम में पहले भी तशरीफ़ लाए थे, वासिल शाहिद साहब, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। आज हमना खालिद उनके पास गई हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में, और उनका कुछ काम और वो आगे इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, इस पर ज़रूर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। सो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और आज जब मैं एंटर हुई और मैंने ढेर सारी पेंटिंग्स बल्कि कैलीग्राफी देखी और पेंटिंग्स भी देखी, क्योंकि बेसिकली इट्स अ आर्ट स्कूल, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। मैंने कहा यार स्ट्रगल किस तरह से हुई और कब पता चला कि आप खुद आर्टिस्ट हैं, अपने अंदर का आर्टिस्ट एक्सप्लोर कैसे किया। सबसे ज़्यादा लाइफ में टफ ही ये कि यार आप चाहते क्या और आप में आपका हिडन टैलेंट कौन सा है। तो फॉर श्योर आज मैं इंटरव्यू करूंगी। मेरे साथ हैं वासिल शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। वेलकम। और पहला यही क्वेश्चन करूंगी आपसे कि कब आपको पता चला कि यार आपने एक्सप्लोर किया कैलीग्राफी, तो काफ़ी आगे जाके कि आर्ट स्केचिंग आपके अंदर एक टैलेंट है। मेरे ख्याल से जब मेरी अपने आप के साथ
पहली शौरी गुफ्तगू हुई जो मुझे आज भी याद है कि मैंने ज़िंदगी में कोई शौरी तौर पे कोई काम जो किया है तो मेरे ख्याल से कलम ही है। कलम के साथ लिखना ये मुझे बहुत अंदर से अपील किया। मुझे लगा दुनिया का शायद सबसे खूबसूरत काम ही यही है कि कलम के साथ आप लिखते हैं। बड़े भाई की थोड़ी सी रहनुमाई हुई, उन्होंने बताया कि ये हरूफ ऐसे लिखते हैं। और फिर उसके बाद स्टडीज चलती गई, लेकिन कलम से रिश्ता कभी टूटा नहीं, ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अभी मैं आपसे ऑफर पूछता हूँ, आपने कहा यार मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन किया है, तो जी बात ये करंटली कि आपको लगता है कि कैलीग्राफी के इंस्टीट्यूट आपके टाइम पे, अब तो फॉर श्योर आप भी पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उस टाइम पे होने चाहिए थे, जो स्ट्रगल आपने देखी वो आपके लोग ना देखें? नहीं, अभी भी नहीं है इंस्टीट्यूशन सही मानों में। कैलीग्राफी का अगर देखा जाए ना, ये नहीं है। और ये कोई बड़ी फख्र की बात नहीं है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि बहसीत सोसाइटी हमारी शर्मिंदगी का मकाम है कि हमारे यहाँ आर्ट स्कूल्स नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि जो सोसाइटी होती है ना वो आर्ट से बनती है, इंसान को इंसान बना देता है ये काम। लेकिन आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन मैं इस आर्ट को एक्सप्लेन करूं तो मुझे लगता है कि अभी तक हमारे सोसाइटी में इसको एक्सप्लेन, इस वर्ड को अब तक हम जो है ना प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सके, तो ऐसा है? जी बिल्कुल सही। आर्ट की अगर बात करें ना, अब थोड़ा सा रुझान बढ़ गया, चूंकि हमारी कम्युनिकेशन फास्ट होगी सोशल कम्युनिकेशन की वजह से। तो बुनियादी तौर पे अगर एक लफ्ज़ में कहें आर्ट तख्लीक का नाम है, तख्लीक है तो आर्ट है, अगर तख्लीक नहीं है तो क्राफ्ट तो हो सकता है, आर्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और थोड़ी सी अब आपकी कैलीग्राफी की पेंटिंग्स ही कह सकते हैं इसको, लेकिन फन, हाँ। अब मैंने देखा कि काफी डार्क में है, ब्लैक है और गोल्ड है, तो मैंने आपसे सबसे पहले ऑफर में पूछा कि कौन सा मीडियम है। तो जब आपने मुझे बताया, फॉर श्योर अब आप जरा सा इसको ऑन एयर बताएं, क्योंकि मैं हैरान रह गया आपके इस टैलेंट से। असल में अगर इसको निस्बत में देखें तो ग़िलाफ़े काबा आप देखिएगा, वो ग़िलाफ़े काबा जहाँ पे हम सब अकीदत का, ईमान का मरकज़ है हमारा, वहाँ पे हम जाते हैं ना तो वो ग़िलाफ़े काबा का एक तवाफ़ तो होता है, लेकिन वो जो काला रंग होता है ना वो इंसान की सारी मनफी तवानाई को जज़ब कर देता है। जज़ब करने के बाद वहाँ पे जो खताती ना वो सोने के रंग से होती है, वो आपको ऐसी चमक दे रहा होता है। तो ये जो काला रंग है बुनियादी तौर पर उसी निस्बत से है कि जब आप इसको काम करते तो ये आपका काम ये काला रंग ये आपके अंदर जितना भी नेगेटिव जज़ब कर देता है आपका, और आपको जज़ब करना सिखाता भी है, आपके अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, आपके अंदर हौसला पैदा करता है। यस, ब्लैक आप ऑब्जॉर्व करते हैं ना हर चीज को। जब आप ऑब्जॉर्व करना सीख जाते हैं तो फिर सोने की तरह चमक जाते हैं, फिर आपके अंदर ये रूहानियत पैदा होती है, ये आपके अंदर पहचान पैदा होती है अपने आप को आप समझ जाते हैं, अच्छा आप ये हैं, तो फिर आपके अंदर ऐसा नूर पैदा होता है रूहानियत का, जैसा ये आपको फन पावर में नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। और कौन सा मीडियम और कितनी स्ट्रगल आपको लगती है? मीडियम सोने का वर्क है, और सोने का वर्क बहुत नाजुक होता है, इतना बारीक होता है 24 कैरेट की, अगर आप हाथ के साथ यूं पकड़ते हैं ना तो वो आपके हाथों को ही चिपक जाता है। अभी आपने ट्राई किया था। तो ये इतना सेंसिटिव है और बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है काम करने का। सबसे पहले कंपोज करना होता है कि आपने जो भी कंटेंट लिया उसको कंपोज कैसे करना है। फिर चूंकि इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है, चूंकि ये ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं, इनके मानी बहुत गहराई में है, अल्लाह का नाम, अल्लाह के रसूल का नाम, तो ये सारी इनकी एक रूहानी तौर पर कैफियत होती है जो कि आपकी रूह को बहुत ज्यादा शाइस्ता कर देती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर तहम्मुल आजिज़ी पैदा कर देता है ये फन। तो फिर उसके बाद जब हम करते हैं कंपोजिशन के बाद फिर आगे टेक्निकल काम शुरू हो जाता है, गोल्ड लगाना, पेस्टिंग करना, उसकी बर्निशिंग करना, फिनिशिंग करना, टचिंग करना, ये एक लंबा टेक्निकल काम है जिसमें आपको सब्र बहुत चाहिए। अच्छा, आपकी सदी, जिस तरह से आपने मुझे एक्सप्लेन किया, जिस तरह से आप सब कुछ बता रहे हैं और आपकी स्ट्रगल, एक कलम, उसके बाद इसकी पेस्टिंग, कंपोजिंग, आपको नहीं लगता कि अब 21वीं सदी में सब कुछ बड़ा इजी हो गया है? हाँ, देखिए जहाँ तक क्राफ्टिंग की बात है बहुत ईजी होगी। कंप्यूटर जो ना आपको डिक्शनरी के सही बहुत ज़्यादा मायने बता सकता है अल्फाज के, लेकिन एक शेर नहीं कह सकता। शेर जो होता है ना वो एहसास और जज्बा ये होता है, उसके अंदर तख्लीक होती है। इसी तरह कंपोजिंग के बड़े सॉफ्टवेयर मुमकिन है, हो सकते होंगे, लेकिन जो कंपोजिशन और तख्लीक है ना, वो तवाज़ुन की जो मैं बात कर रहा था, वो तख्लीकियत की बात कर रहा हूँ, वो नहीं उसके बस की बात। क्राफ्टिंग बड़ी अच्छी कर सकता है लेकिन तख्लीक नहीं कर सकता। अच्छा, जिस तरह से आपने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया, जितनी आपने स्ट्रगल की और जिस तरह से आप अब तक लेके चल रहे हैं कैलीग्राफी को, तो अब तक कितनी आप एग्जीबिशंस करा चुके हैं और किस तरह का आपको रिस्पांस आ रहा है, स्पेशली यंगस्टर से?
बहुत अच्छा है, यंगस्टर्स की तरफ से भी और जो बड़े हैं बुजुर्गों की तरफ से भी, हर तरफ से, और जो बच्चे वो भी सीखना चाहते हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा है। अगर रिस्पांस की बात कीजिए, नुमाइशों की बात करें, अल्लाह का शुक्र कि ग्रुप एग्जीबिशन में भी काफ़ी में हिस्सा लिया, उनकी तादाद तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 16 एग्जीबिशन अभी तक 7 कर चुका, जो मैंने सिर्फ इनफरादी काम की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हर साल कर रहा हूँ। रबी अव्वल शरीफ में अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और सोने के वर्क से काम होता है, और कुछ बैनुल-अक़वामी सतह की नुमाइशें पाकिस्तान में भी मुनक़िद करवाई, और बाहर खुद भी जाने का एहसास हासिल हुआ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। आइए चलते हैं और कुछ आपकी कैलीग्राफी देखते हैं। जी ज़रूर। ये जैसे आपके सामने ला लिखा हुआ है, और ये खत सूरज है, और खत सूरज सबसे ज़्यादा खूबसूरत खत माना जाता है अरबिक कैलीग्राफी के अंदर। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा है। इसमें यह है कि ये दोनों तरफ से लिखा हुआ है। देखिएगा, इसको माकूस कहा जाता है, मिरर कैलीग्राफी या माकूस कैलीग्राफी, और ये अल्लाह ये भी इसी तरह से माकूस लिखा जाता है। इसमें एक खास बात ये होती है कि आप सब कुछ माकूस लिख सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह का नाम आएगा वो आप दूसरी तरफ से नहीं लिखेंगे, वो आपने सिर्फ राइट टू लेफ्ट लिखना, वो आप लेफ्ट टू राइट नहीं लिख सकते। जी, ये आयत है फकाना काबा कौसानी उदना। अब देखिए नीचे से ऊपर की तरफ ये लिखी गई है, इसको सऊदी तरतीब कहा जाता है कि नीचे से ऊपर की तरफ है। इस आयत का मायने कुछ इस तरह कि इसको ऐसा ही लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, यानी कि फकाना काबा कौसानी उदना, कि आप बस इतने करीब आ गए कि जैसे दो कमान के दरमियान फासला या उससे भी कम, उदना उससे भी कम। ये वो आयतें जो मिराज शरीफ के बारे में बयान करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त अर्श मौला पे तशरीफ ले गए, अल्लाह से मुलाकात हुई, तो वो आयत बताई कि फासला इतना कम था जैसे कमान के दरमियान फासला होता है, दो कमानों के दरमियान, या उससे भी कम। ये फर्श से अर्श का सफर है, तो इसी वजह से ये नीचे से ऊपर की तरफ लेकर गई। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आपके जितने भी अपकमिंग एग्जीबिशंस हैं उसमें मैं जरूर हूँ, तो मुझे जरूर इनवाइट करना। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज आपको मालूम है 21 अप्रैल है, और आज शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे चाहे जाने वाले सबसे बड़े शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की 84वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। हम अगर थोड़ा सा अल्लामा की शख्सियत के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर्स करने के बाद 1905 में आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए, और वहाँ से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद आपने जर्मनी का रुख किया और म्यूनिख यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़ा में पीएचडी मुकम्मल की। अल्लामा इकबाल शेर व शायरी के साथ साथ वकालत भी करते रहे और सियासी तहरीकों में भी भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। आपकी काबिलियत को देखते हुए 1922 में बरतानवी हुकूमत की जानिब से आपको सर का खिताब दिया गया। अल्लामा इकबाल बाकायदा सियासी तहरीकों में हिस्सा लेते और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। मुसलमानों में मुसलमान होने का एहसास पैदा करने और उन्हें ख्वाब गफलत से जगाने की जो कोशिशें अल्लामा इकबाल ने की, शायद ही कोई और कर सका हो। अल्लामा सिर्फ मिल्लत इस्लामिया की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के शायर थे, जिसमें इंसानी फ़िक्र मौजूद थी। इसी वजह से दुनिया की बहुत सी अक़वाम ने इकबाल के फ़िक्र को न सिर्फ पढ़ा बल्कि पजीराई बख्शी, और 60 से ज़ायद ज़बानों में उनकी किताबों के तराजम किए गए। इकबाल को जहाँ खिलाफत उस्मानी और आज़ाद तुर्कों से खासा लगाव था, वहीं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी हमेशा अपने खदशात का इजहार करते रहे। अल्लामा ने मसला फ़लस्तीन को इस्लामी ममालिक की गैरत का इम्तहान करार दिया। अल्लामा कहते हैं कि है खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पे हक नहीं क्यों अहले अरब का। इसी तरह अल्लामा अपनी मुख्तलिफ तसानीफ से, मुख्तलिफ कलाम से कश्मीर से जज्बाती और रूहानी वाबस्तगी का इजहार भी करते नजर आए, और इसका इजहार उन्होंने अपने कलाम, खतूत और अमल से कई मौक़ों पर किया। आपने दो कौमी नज़रिए को एक मुस्तकिल असूल के तौर पर पेश किया और पाकिस्तान के लिए ठोस नज़रियाती बुनियादें फराहम की। अल्लामा इकबाल महज एक शायर नहीं बल्कि बरे सगीर की जो कह लें एक आला तरीन शख्सियात में से एक थे। बिल्कुल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1929 में जब कायद-ए-आज़म मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिशों से मायूस होकर लंदन जा चुके थे, तब इस्लामी ख्यालात को अमली शक्ल देने का फरीज़ा अंजाम दिया, और उनका कलाम सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ की हद तक या आपको बताने की हद तक नहीं है। आप अगर पढ़ना शुरू करें तो उसमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है, क्योंकि कुरान का एक अक्स हमें नज़र आता है अल्लामा इकबाल के कलाम में, और उनकी शख्सियत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से सबसे ज़्यादा वो मुतासिर नज़र आते हैं। अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे। आज उनकी मग़फ़िरत के लिए भी हम दुआ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक भी है, और इसके साथ ही प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को पहुँचता है। आपसे इंशाअल्लाह हम कल मिलेंगे दोबारा से। तिल दिन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।